शायद ही कोई ऐसा नेता या अभिनेता हो जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई विवाद या कंट्रोवर्सी ना हो। माधव के 23 के राजनीतिक में ज्यादा विवाद तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विवादों का मजा न चखा हो। माधवराव सिंधिया की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू है राजमाता से उनका विवाद। हालांकि वो अपने मां के अकेले बेटे हैं, लेकिन सालों से में कोई बोलचाल तक नहीं है। सारी जायदाद अदालत के तालों में कैद है और दूसरे लोग इस लड़ाई का पूरा फायदा ले रहे हैं। माधवराव सिंधिया को खुद जानते, वो खुद के आदमी है, ग्रेजुएट। वो अपने माँ का परिवार का क्या परिस्थिति वो खुद नहीं जानते। ये मुझे समझाने की सिखाने की उनको जरूरत नहीं है। राजमाता साहब ने मुझे तमामों चुनाव की सभाओं में कांग्रेस जी की कहने पर, उनके उकसाने पर उन्होंने ऐसी बातें कही जो कभी भी एक माँ को अपने पुत्र के लिए तो कहना ही चाहिए। एक साधारण राजनेता को दूसरे राजनेता के बारे में नहीं कहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस लड़के को तो लात मार के निकाल देना चाहिए। उनका बेटा उनसे पंगा लेता रहा है, उनको तकलीफ देता रहा है, उनका अपमान करता रहा है। राजमाता जी ने ऐसा उसके साथ नहीं किया। जो राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर राजमाता साहब ने क्रिमिनल केस फाइल किया, दुर्भाग्य की बात है। तो ये एक ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें कि माता और पुत्र के बीच में राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेद हो गए हैं। तो हम जो हितैषी हैं, हम तो यही चाहेंगे कि ये विवाद दूर हो, लेकिन मुझे कठिन लगता है कि विवाद दूर होगा। सिंधिया पर इस्तीफे की राजनीति करने के आरोप हैं। उन्होंने अब तक 2 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है और बीच में इस्तीफा मंत्री भी कहने लगे। पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर। तो इसीलिए अंतरात्मा की आवाज मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है। इस्तीफे की राजनीति से कोई लाभ नहीं होता, और इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया आज तक मेरी यही समझ में नहीं आया। अगर जिस बात पर माधवराव जी ने इस्तीफा दिया था तो फिर कोई भी सरकार इस देश में 15 दिन से ज़्यादा और 1 साल ज़्यादा चल ही नहीं सकती। कोई कारण नहीं था उनका इस्तीफा देने का। मैं तो उसको इस्तीफा मानता हूँ, उसको पलायन मानता हूँ। हर आदमी के आदर्शों का और मूल्यों का अलग अलग अपना मापदंड है। मेरे नज़रिए से तो यहाँ तो कई लोगों के प्राइवेट एयरलाइन हैं, वो क्रैश हो जाते हैं और फिर भी लोग इस्तीफ़ा नहीं देते, और बाद में कालांतर में उनके नहीं रहने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ऐसे ऐसे क्रैश हुए कि हवाई जहाज़ ट्रक से टकरा गया, फिर भी त्यागपत्र नहीं हुए। माधवराव सिंधिया की बात हो और क्रिकेट का जिक्र न हो तो अच्छा नहीं लगता। जब वो कलकत्ता में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव पहली बार जीते तो इतना झगड़ा हुआ कि त्रिपुरा के एक मंत्री का चंद घंटों के लिए अपहरण हो गया था और तमाम माफिया लोग भी उस चुनाव में लगे हुए थे। आखिर में माधवराव सिंधिया की 1 वोट से जीत हुई। पर क्रिकेट बोर्ड जैसा कि और कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जब शुरू में मिस्टर सिंधिया प्रेसिडेंट बने तो डिवाइडेड था, ग्रुप्स थे, और इसीलिए जो पहला चुनाव जब वो जीते तो वो काफ़ी नैरो था। पर उसके बाद में मेरे ख्याल से ये कोई बात तो नहीं थी कि उनको कोऑपरेशन नहीं मिला, और आगे जो 3 साल वो प्रेसिडेंट रहे तो काम बड़ी अच्छी तरह से रहा। माधवराव सिंधिया जी कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने क्रिकेट काफ़ी हद तक खेली हुई है, और उससे टेंशन रिलीज हो गई, प्लेयरों में कॉन्फिडेंस आ गया और बातचीत करने का बदल गया। वैसे जो विनिंग रन जो शुरू वो मेरे दूसरे वर्ष में शुरू हुआ है, और जूनियर क्रिकेट पे हमने लगभग 70% बजट खर्च किया। उसी से उभर के आए विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, श्रीनाथ, वेंकटपति राजू, नयन मोंगिया, ये सब नया यंग, बल्कि हमारी टीम प्रॉब्ली द यंगेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें कोशिश हो रही कि थोड़ा सिंधिया जी को अलग करके रखा जाए, उनका रोल उतना नहीं ना हो। नहीं, मिस्टर सिंधिया वर्ल्ड कप कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और वर्ल्ड कप क्रिकेट जो 96 में होना है, मेरे ख्याल से इंडिया में आज तक इतनी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट और कोई ना हुई है, शायद भी नहीं आगे। बहुत ही बड़ी बिगेस्ट एवर स्पोर्ट्स इवेंट होने वाली है, और वो कितनी सक्सेसफुल होती है और किस अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज होती है, वो डिपेंड करेगा कि मिस्टर सिंधिया कितनी डायरेक्शन और कितना एडवाइस को दे पाएँ। माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्य पद की दावेदारी के लेकर हमेशा विवादों में रहे,
लेकिन किन्हीं वजहों से वह इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। हालांकि उनका कहना है कि वह इस पद के लिए लालायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने का मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं था, और अगर लक्ष्य होता तो मैं भोपाल जाता, पर इसलिए क्योंकि बेकार में मेरा नाम इसमें प्रयास किया जा रहा था कि इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा नवंबर के इलेक्शन के बाद में घसीटने का प्रयास किया गया। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्योंकि स्पष्ट कर दूं कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदार नहीं हूं, इसलिए मैं भोपाल ही नहीं गया। पंजाब सरकार का तैयार था दिल्ली में कि अगर उनका नाम तय हो जाए तो वो शपथ लेने भोपाल चले जाएं। उनके साथ होटल बुक कराए हुए थे, एमएलए के साथ संपर्क हो रहा था, लेकिन माधव जी राजनीति का एक जो मूलभूत सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है कि बिना मैदान में आए तो कोई भी बड़ा पद नहीं मिलता। उनकी इच्छा ये थी कि जो विधायक हैं वो स्वयं आए ग्वालियर और उनसे कहें चलिए आप मुख्यमंत्री बनिए। उनके विपरीत दिग्विजय सिंह जी मैदान में थे, वो कह रहे थे कि हाँ मैंने मध्य प्रदेश में जिताया है और मेरा हक बनता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद मुझे मिले। यही अंतर था दिग्विजय सिंह में, माधवराव जी में, इसलिए मुख्यमंत्री चाहकर भी नहीं बन पाए। राज सत्ता के परिवार से जुड़े रहने के बावजूद वो राजनीति में जैसे एक राजनीतिक रमा जमा रहता है, वैसा उनमें मैं नहीं पाता हूँ। मतलब उनमें राजनीतिक चालाकी नहीं है। राजनीतिक चालाकी नहीं है, और जो अब मैं नहीं कहता राजनीतिक चालाकी हो, लेकिन जैसे वो अर्जुन को मछली की आँख दिख रही थी, उस तरह का उनका वो ध्येय भी मुझे नहीं दिखता राजनीति में। कोई कह सकते हैं कि ये उचित नहीं था, कुछ कह सकते हैं कि उचित था। अब ये अलग अलग लोग होगी, पर अंततः मैं अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा के आवाज के अनुसार करता हूं, क्योंकि अपने अंतरात्मा के साथ ही रहना पड़ता है। पूरे राजनीतिक कैरियर में माधवराव आक्रामक पहली बार तब हुए जब उन्होंने बीजेपी कहा। नतीजन उनके घर पर पथराव हुआ और उन पर हमला। लेकिन माधवराव अभी अपने भाजपा विचारों पर बिल्कुल उसी तरह कायम है। देखिए, वो जो लड़ाई उन्होंने लड़ी बीजेपी के विरुद्ध, वो माधवराव जी का सही कदम था। जब सांप्रदायिकता को फैलाने का प्रयास, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का प्रयास करेंगे, यानी समाज को करके वोट बैंक निर्मित करना, तब तक मैं रूप से इस गतिविधि को और इस कार्रवाई को मैं हर वक्त देशद्रोही कहूँगा, क्योंकि देश के हितों में नहीं। हमें माधवराव जैसे मातृद्रोहियों से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? वो क्या जाने देशभक्ति किसको कहते हैं। माधवराव को तो हमसे नहीं चाहिए कि देशभक्ति किसको। जो आदमी इमरजेंसी में माधवराव की जगह रमेश बन करके गीदड़ की तरह भाग गया हो अमेरिका में, वो हमें बताएगा कि हम देशद्रोही हैं? माधवराव जैसा आदमी। वो जो लड़ाई उन्होंने बीजेपी के विरुद्ध प्रारंभ की थी, उसको तार्किक पर या लॉजिकल एंड तक वो इसलिए नहीं ले जा पाए, और इसलिए उनको परेशानी हुई, जिन पर आक्रमण हुआ बीजेपी का, क्यों लोग उनकी राजनीति को नियंत्रित करते हैं, जो लोग उनकी राजनीति के माध्यम से ऑपरेट करते हैं, उनकी राजनीति को कंट्रोल करते हैं, वे लोग बहुत ही छोटे लोग हैं, गैर राजनीतिक, पॉलिटिकल हैं।